Hello and welcome to the Civil Study Cafe. You're watching the MPPSC Mains Answer Writing Discussion Series with Civil Study Cafe. नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी कैफे में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सिविल स्टडी कैफे के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर 2018 से लेकर 2014 तक के सारे मेंस के सारे क्वेश्चंस का विथ आंसर पैटर्न, और आपको आंसर पैटर्न क्या होगा ये सारी की सारी चीज़ें सिविल स्टडी कैफे के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। ओके गाइस, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लिया है। 2018 का पेपर 2 का सेक्शन ए का 15 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, राज्य में कार्यरत ग्रामीण स्थानीय स्वयं शासन संस्थाओं के कार्यकरण व समस्याओं पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, राज्य में कार्यरत ग्रामीण स्थानीय स्वयं शासन संस्थाओं के कार्यकरण व समस्याओं पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए। ठीक है, आप इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, आपको पता होगा इंट्रोडक्शन में जो मैंने लिखा है वहाँ से आप सीधा स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको थोड़ा कुछ और बता दूँ। देखिए, आपको पता होगा भारत में पंचायती राज जो है ना, इसका अभिप्राय क्या है, पंचायती राज होता क्या है। ठीक है, पंचायती राज का ही मतलब होता है ग्रामीण स्थानीय स्वयं शासन पद्धति। ठीक है, यानी कि पंचायती राज, यानी कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के आपसे पूछा गया है, यानी कि ग्रामीण स्थानीय स्वयं शासन। ग्रामीण स्थानीय स्वयं शासन का शाब्दिक अर्थ होता है पंचायती राज। ठीक है, और पंचायती राज को एक तरह से इस्टेब्लिश करने के लिए जो अमेंडमेंट हमारे यहाँ किए गए थे भारत में, 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था, उसी के तहत ग्रामीण स्थानीय स्वयं शासन को स्थापित किया गया था। तो आप समझ चुके होंगे। ठीक है, देखिए, हम भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण और उसको मजबूती प्रदान कर सके हैं ना। इसको जमीनी स्तर पर लाने के लिए या फिर इसको मजबूती प्रदान करने के लिए समय समय पर कई समितियों का गठन हमने किया है। ठीक है, सबसे पहले हम बैकग्राउंड की बात करते हैं। ठीक है, और हमने इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस कर लिया, हम पहले बैकग्राउंड की बात करते हैं कि इसके लिए प्रयास तो हुए थे। देखिए, कई सारी कमेटीज़ भी बनी थी, जिसमें से मैंने आपको 2 या 3 कमेटीज़ के बारे में डिस्कस किया भी है। इनको मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। सबसे पहली बलवंत राय मेहता समिति। इसमें क्या था, देखो, इसका गठन बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में किया गया था 1957 में, 1957 में, 57 में। ठीक है, और आपको पता होगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना हुई थी 1952 में, और राष्ट्रीय विस्तार सेवा है ना, राष्ट्रीय विस्तार सेवा की भी स्थापना हुई थी 1953 में। इन दोनों की जांच करने के लिए इस्टेब्लिश की गई थी एक समिति जिसका नाम है बलवंत राय मेहता समिति। 1957 में इनकी जांच करनी थी, इसलिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था। जब जांच की, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जब जांच की गई तो मेहता समिति जो थी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी, और रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी कि स्वायत्तता जिसको हम बोलते हैं, इसकी स्थापना होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। कहने का तात्पर्य इनका ये था, जिसको बाद में पंचायती राज के रूप में जाना गया। कहने का तात्पर्य इनका ये था कि ग्रामीण स्तर पर इनका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए, इनका अपना विकास होना चाहिए हर स्तर पर। ठीक है, तो ये मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति क्या थी? देखिए, अशोक मेहता समिति थी, इसको इस्टेब्लिश किया गया था दिसंबर 1977 में, जब जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में इस कमेटी को एक तरह से इस्टेब्लिश किया गया था। पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया गया था इन्होंने, और इसने अपनी रिपोर्ट जो सौंपी थी वो सौंपी थी 1978 में, और उसमें इन्होंने कहा था कि पंचायतों की स्थिति बहुत ख़राब है, इनको मजबूती प्रदान करने के लिए इनको मजबूती प्रदान करना चाहिए, और काफ़ी ज़्यादा है ना, इन्होंने काफ़ी सारी सिफारिशें भी दी थी इस टाइप से। तो ये मैंने आपको बता दिया अशोक मेहता समिति। लास्ट है थुंगन समिति। थुंगन समिति, देखो, इस समिति का गठन का उद्देश्य जो था वो था राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करना, है ना। जांच करने के लिए की गई थी इस समिति का गठन, और साथ ही साथ में, और फिर बाद में इन्होंने अपनी पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कुछ सुझाव भी दिए थे। तो इस प्रकार से मैंने आपको 3 समितियों के बारे में नॉर्मल मैंने आपको बता दिया, और फिर नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा, है ना, इसे 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में लाया गया, इस टाइप से।
तो कहने का तात्पर्य है समितियां तो कई सारी बनाई गई और सब ने अपनी अपनी अलग अलग रिपोर्ट्स दी, अलग अलग सिफारिशें भी दी, उसके आधार पर ये सारी की सारी चीज़ें हुई। उसके बाद फिर अब हम बात करते हैं, देखिए संविधान में जब ये सब कुछ हो गया, 73वें संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद आपको पता होगा संविधान में एक नया खंड 9 है ना, और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 कार्यकारी विषयों को शामिल किया गया था, आपको पता होगा। ठीक है, 29 कार्यकारी विषयों को शामिल किया गया था जिसमें नॉर्मली काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स, जैसे नॉर्मली कृषि, ग्राम विकास है ना, गांव में खेती कैसे होना चाहिए, खेती की व्यवस्था क्या होना चाहिए, उसमें आधुनिकता लानी चाहिए, टेक्नोलॉजी इनोवेशंस लाने चाहिए या नहीं लाने चाहिए, है ना, कृषि का माध्यम क्या होना चाहिए, किस तौर तरीके क्या होने चाहिए, इस प्रकार से। ठीक है, ग्रामीण विकास कैसे हो, कैसे संभव होगा। ठीक है, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, देखिए ग्रामीण स्तर पर माध्यमिक शिक्षा हो चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, ठीक है, सबकी दुर्गम हालत है आज के टाइम पर भी। तो उस टाइम पर भी ये सब्जेक्ट्स में एक तरह से जो 29 सब्जेक्ट्स जो हैं पंचायती राज में, ठीक है, इनके बारे में ये मेंशन किया गया है। नल लगवाना, हैंडपम्प लगवाना, चिकित्सा, बाल विकास है ना, महिला बाल विकास, राशन की दुकान है, इस प्रकार से कुल मिलाकर 29 विषयों का प्रावधान किया गया है किसमें, पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक है, ताकि ये ग्रामीण स्तर पर इनके लिए कार्य कर सकें। ओके गाइस, तो इस प्रकार से हमने बॉडी पार्ट में इसके कार्यक्रमों के बारे में हम डिस्कस कर लिया। अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा आगे और ये पूछ रहा है आपसे कि राज्य में कार्यरत ग्रामीण स्थानीय स्वयं शासन संस्थाओं के कार्यक्रम और समस्याओं पर एक आलोचनात्मक, तो समस्या की बात कर रहा है वो, उस पर एक आलोचनात्मक लेख लिखना है। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं कि और प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। ठीक है, यानी कि आलोचनात्मक हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आलोचनाओं में क्या है, देखो आपको पता होगा चुनाव संबंधी समस्या नंबर 1। चुनाव संबंधी समस्या क्या है, देखिए चुनाव में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स अभी भी आती है ग्रामीण स्तर पर, आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है सामंतवाद। देखिए आज़ाद तो हुए हम 1947 में, 1950 तक हमने अपना संविधान भी बहुत अच्छे से बना के तैयार कर लिया था और हमने उसको फाइनली अडॉप्ट भी कर लिया था। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पर भी यदि हम ग्रामीण क्षेत्र में जाएं, स्थानीय स्तर पर जाकर देखें, तो वहाँ पर आज के टाइम पर भी सामंतवाद हावी है। सामंतवाद कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जो आर्थिक स्थिति जिन लोगों की काफ़ी मजबूत है, तो उनके द्वारा निम्न वर्ग के लोगों का काफ़ी उत्पीड़न आज के टाइम पर भी हमें देखने को मिलता है। तो सामंतवाद आज के टाइम पर भी हावी है। और सामंतवाद के कारण होता यह है कि जो पंचायत स्तर के चुनाव होते हैं वो सीधे सीधे प्रभावित होते हैं सामंतवाद की वजह से। ठीक है, सशक्तिकरण का अभाव, देखिए ग्रामीण स्तर पर शिक्षा का अभाव होता है। ठीक है, और शिक्षा इतनी ज़्यादा नहीं होती है लोगों में, लोगों को वर्ग लाया जा सकता है, लोगों को गुमराह किया जा सकता है, और ग्रामीण स्तर के जो लोग होते हैं वो सीधे और सच्चे लोग होते हैं जिनको किसी भी तरीके से एक तरह से मोह लिया जाता है और भटका दिया जाता है। तो सशक्तिकरण का अभाव हमें ग्रामीण स्तर पर देखने को मिलता है। ये भी एक कहीं ना कहीं एक समस्या या फिर एक चुनौती हमारे लिए बनी हुई है। वित्तीय अभाव, आपको पता होगा, देखो स्टेट्स की हमेशा डिमांड रहती है कि उनके पास अपना वित्तीय अभाव जो है, फाइनेंशियल रिसोर्स जो है वो काफ़ी कम है। देखिए पंचायत स्तर पर किसी भी प्रकार के कोई टैक्सेस नहीं होते हैं, हालांकि प्रावधान किया गया संविधान में, हमें प्रॉपर प्रावधान हमें देखने को मिलते हैं। जब हम पंचायती एक्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो पंचायती एक्ट में भी ये अपने चुंगी लगा सकते हैं, ये अपने टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं, इस प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं। लेकिन आप सोचिए ग्रामीण स्तर पर लोग इतने जागरूक नहीं हैं कि वो इन चीज़ों को समझ पाएँ। और दूसरी बात तो ये है कि ग्रामीण स्तर पर लोग इतने ज़्यादा आर्थिक रूप से इतने ज़्यादा समृद्ध नहीं हैं कि वो टैक्सेस फाइन कर पाएँ। ठीक है, तो इस प्रकार से तो आज तक ये कहीं पर भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से क्या है, वित्तीय अभाव हमेशा देखने को मिलता है पंचायती स्तर पर। तो ये भी एक हमारे लिए गंभीर चुनौती बनी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्वता का अभाव। देखिए उत्तरदायित्व और पारदर्शिता का अभाव, देखिए सरपंच भी जो होते हैं, ठीक है, सरपंच भी वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, या एजुकेट होते भी हैं तो एक तरह से जो करप्शन जो होता है वो सिर पे चढ़ा होता है ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा। तो बहुत कमी हमें ग्रामीण स्तर पर विकास हमें देखने को मिलता है। और इसका सीधा सीधा कारण ये होता है कि पारदर्शिता जो होती है जनता के बारे में, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि उनके लिए कौन कौन सी प्लानिंग्स आई हैं और क्या क्या उनको लाभ मिल सकता है।
काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमें ये जानने को मिलता है कि पारदर्शिता जो है वो काफ़ी कम देखने को हमें मिलती है। उत्तरदायित्व की भावना नहीं होती है बिल्कुल भी, यानी कि जो सरपंच होते हैं उनको भी इस चीज़ की बिल्कुल फिक्र नहीं होती है कि ये जो काम है वो सारा का सारा ज़मीनी स्तर पर हमें करवाना है और हमारा एक संवैधानिक दायित्व है ये, ठीक है। तो इस चीज़ से भी ये दूर रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सरकारों का हस्तक्षेप। देखिए, आपको पता होगा सेंटर में जो सरकारें होती हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट में जो सरकारें होती हैं और पंचायत स्तर पर जो सरकारें होती हैं, इनका सीधा डायरेक्ट इंटरफेरेंस हमें देखने को मिलता है। तो ये भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। तो गाइज, इस प्रकार से हमने इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर लिया, सारी की सारी एक एक करके सारी प्रॉब्लम्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये तो था हमारा बॉडी पार्ट, ठीक है। बॉडी पार्ट के बारे में हमने सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, यानी कि उनका कार्यक्रम क्या है और जो समस्याएं जो हैं उनका आलोचनात्मक लेख, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये पूरा का पूरा बॉडी पार्ट डिस्कस कर लिया है। आप कंक्लूजन में क्या मेंशन कर सकते हैं? देखिए, कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं ग्रामीण स्वयंशासी संस्थाओं ने तरक्की तो की है ना, लेकिन जिस प्रकार करना चाहिए नहीं कर पाई है। इसलिए केंद्र राज्य सरकारों के समन्वय को बढ़ाने की आवश्यकता है। देखिए, आपको पता होगा ग्रामीण स्तर एक तरह से आज के टाइम पर भी ग्रामीण स्तर पर हर तरह से हम देखें, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, चाहे वो एजुकेशन फैसिलिटीज़ हो, चाहे वो आधारिक संरचना जो एक तरह से बेसिक एमिनिटीज़ जो होती हैं, ठीक है, उनकी बात करें तो वो आज के टाइम पर भी हमें इनका अभाव देखने को मिलता है ग्रामीण स्तर पर। तो हर तरह से हमें जो बेसिक नीड होती हैं उनका अभाव हमें ग्रामीण स्तर पर देखने को मिलता है। ये सारी की सारी समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई हैं ग्रामीण स्तर पर। तो आवश्यकता इस बात की है कि केंद्र सरकार को और साथ ही साथ में राज्य सरकारों को एक बेहतर समन्वय बनाने की आवश्यकता है, जिससे ग्रामीण स्तर पर विकास किया जा सके और बहुत अच्छे से विकास हो पाए। ओके गाइज, तो गाइज इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लिया है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दिया है, व्हाट्सएप नंबर, जिस पे आप हाय ज्वाइन द सिविल स्टडी कैफ़े करके आप टाइप कर सकते हैं और आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर लिया जाएगा, जिसमें आपको न्यू अपडेट्स हमेशा मिलती रहेंगी। आपको आंसर पैटर्न कैसा होना चाहिए, आपके आंसर्स भी एवेल्यूएट किए जाएंगे। साथ ही साथ में आपको स्टडी का पैटर्न्स बताया जाएगा। साथ ही साथ में आपको अपडेट वीडियोस जो हैं वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आप यदि इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप से जुड़ के आप अपनी प्रिपरेशन को एक नया मोड़ दे सकते हैं और एक आप दौड़ में शामिल हो सकते हैं। ओके गाइज, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।